इस श्रृंखला में हम वॉल्यूम 2 के बीपीएससी टीचर के सेट को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में मुख्य रूप से ज्योग्राफी के प्रश्नों को ही सॉल्व किया जाएगा। यह एक रैपिड फायर सेट होगा जिसमें बिना रुके हम प्रश्नों को सॉल्व करते चले जाएंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मणिपुर जो भारत का एक राज्य है, देश के किस हिस्से में स्थित है? सही उत्तर हुआ पूर्वोत्तर हिस्से में। सही आंसर हुआ पूर्वोत्तर हिस्से में। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान देते हैं। 1992 ईस्वी में मणिपुरी भाषा को संविधान के अष्टम सूची में शामिल किया गया था। 1992 ईस्वी में मणिपुरी को संविधान के अष्टम सूची में शामिल किया गया था। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को सेवन सिस्टर कहा जाता है, जिसके अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा है। अगला प्रश्न, डैश भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। सही उत्तर हुआ पुष्कर। पुष्कर भारत के राजस्थान में एक धार्मिक शहर है। कुछ प्रमुख बातें, पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर स्थित है। भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में ही स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है? सही उत्तर हो गया बेतवा। बेतवा नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है। कुछ प्रमुख बातें, बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। अन्य में कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी से निकलती है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। वहीं गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है। गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 74, गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? सही आंसर हो गया बांग्लादेश। गंगा का निचला मैदान बांग्लादेश में विस्तृत है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें, गंगा नदी मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करती है। गंगा के मैदान भाग को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान एवं निचली गंगा का मैदान। और इसमें गंगा का निचला मैदान बांग्लादेश में विस्तृत है। अन्य प्रश्न, भारत में असुरक्षित प्रजातियां हैं एशियाई हाथी, काला हिरन और गंगे डेल्फिन। तो मुख्य रूप से तीनों को ही असुरक्षित प्रजातियों में माना गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 76, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो गया कृषि का विस्तार। इसका सही उत्तर हो गया कृषि का विस्तार, क्योंकि भारत में कृषि के कारण ही वन संसाधनों को काटा जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? नाथपा झाकरी परियोजना मुख्य रूप से सतलुज नदी पर स्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में 2004 में बनकर तैयार हुआ था और इसे मुख्य रूप से चालू 28 मई 2005 में किया गया था। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट परियोजना है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 78, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? सही उत्तर हो गया बरेनी। कुछ प्रमुख बातें, बरेनी थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। इसे रूस की सहायता से 1962 में बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 79, भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंध प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाण है। सही उत्तर हो गया NTPC। NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। वहीं
NHPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। और हेल को हम जानते हैं हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड। हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड। चलिए प्रश्न संख्या 80 पर कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डैश उत्पादन का दूसरा बड़ा देश है। तो प्रमुख रूप से इसका उत्तर चावल और गन्ना होगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि उपयुक्त में से एक से अधिक। चावल और गन्ना में इंडिया का स्थान सेकेंड है। कहीं कहीं कपास के उत्पादन में भी इंडिया को सेकेंड माना गया है, लेकिन इसे कृषि रिपोर्ट 2017 में नामित नहीं किया गया था, इसलिए हम कपास को नहीं पढ़ेंगे। मुख्य रूप से चावल गन्ना यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ही सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसान के फायदे के लिए स्थानगत सुधार था। मुख्य रूप से ए नंबर भूमि सुधार। मुख्य रूप से ए नंबर भूमि सुधार इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था और इसमें एजेंडा 21 को शामिल किया गया था, जिसमें पर्यावरण से संबंधित कुछ 21 बातों को महत्व दिया गया था। और इसी उपलक्ष्य पर से हम 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो 1972 में इसे लागू किया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। इसके अनुसार हर एक देश में 33% जंगल का होना अनावश्यक रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर और जो कुल भूमि का 2.42% है। चलिए अगला प्रश्न भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है। तो सही उत्तर हो गया 22%। भारत में जल विद्युत से 22% बिजली का प्रोडक्शन या उत्पादन किया जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पर भी ध्यान देंगे। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC की स्थापना 1975 में की गई थी। इसे देख लेते हैं। NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति कितना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो गया 55 लीटर, यानी कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न संख्या 87 अटल टनल की लंबाई कितनी है। सही उत्तर हो गया 9.2 किलोमीटर। अटल टनल की लंबाई 9.2 किलोमीटर है। 9.2 किलोमीटर। इस प्रश्न की प्रमुख बातें यह भारत के हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमाचल के पूर्व पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे में बना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो सही उत्तर हो गया मुंबई। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम एवं भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी विशाखापट्टनम ही है। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर हो गया इसका इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया को राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। इसकी स्थापना
1886 में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 90। भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? क्योंकि रेलवे की बात हो रही है तो इसे कुल मिलाकर के 18 जोनों में बनाया गया है। रेलवे को कुल मिलाकर 18 जोन बनाया गया है। इसका सही उत्तर इसमें नहीं होने के कारण उपयुक्त में से कोई नहीं। रेलवे का पुनः जोन 18 है। प्रश्न संख्या 91। 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? और सही उत्तर हो गया रिसरा। सही उत्तर हो गया रिसरा में। इसे रिसरा में स्थापित किया गया था। वर्तमान में बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन नदी अलकनंदा के बाईं ओर से मिलती है? सही उत्तर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि इसमें धौली गंगा, नंदाकिनी एवं पिंडार तीनों अलकनंदा के बाईं ओर से मिलती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर भी विशेष ध्यान हम देते हैं। धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी में विष्णु प्रयाग स्थान पर मिलती है। वहीं नंदाकिनी नदी अलकनंदा में नंद प्रयाग स्थान पर मिलती है। पिंडार नदी को कर्ण प्रयाग स्थान पर मिलाया जाता है। वहीं मंदाकिनी नदी अलकनंदा में रुद्र प्रयाग स्थान पर मिलती है। इसके आगे भगीरथी नदी अलकनंदा में देव प्रयाग स्थान पर मिलती है और यहाँ से इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार ध्यान देंगे। धौली गंगा विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी नंद प्रयाग, पिंडार कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, भगीरथी देव प्रयाग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत पठार की सर्वोच्च शिखर है? सही उत्तर हो गया अरावली। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहीं मध्य में महेंद्रगिरी को भी ऊंची चोटी माना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है जो दक्षिण भारत में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। निम्न में से कौन सा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? मुख्य रूप से उत्तर में नरौरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है जो इसके ऑप्शन में दिया गया नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। वहीं कैगा कर्नाटका में, कलपकनम तमिलनाडु में और काकड़ापाड़ा गुजरात में स्थित है। फिर से ध्यान देंगे। नरौरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटका में, कलपकनम तमिलनाडु में, वहीं काकड़ापाड़ा गुजरात में स्थित है। हडौती का पठार कहाँ स्थित है? तो हडौती का पठार राजस्थान में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? सही उत्तर उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि दामोदर घाटी, महानदी घाटी, सोन और गोदावरी सभी जगहों पर कोयला निकाला जाता है या कोयले का निष्कासन किया जाता है, इसलिए भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र इन सभी जगहों को माना गया है। भारत उर्वरक निगम नामरूप संयंत्र किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो गया आसाम में। नामरूप आसाम में स्थित है। वहीं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। बिहार के बरौनी, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर एवं हल्दिया में एवं असम के नामरूप में हिंदुस्तान उर्वरक निगम संयंत्र स्थापित है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है?
तो सही उत्तर हो गया हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में है। उत्तर पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर है। वहीं पूर्वी तटीय जोन का मुख्यालय भुवनेश्वर है। इन बातों पर विशेष ध्यान देना है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? सही उत्तर हो गया सी नंबर, अब्दुल कलाम द्वीप। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डूंग या झम्पेसी सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो गया डी नंबर। इसे पश्चिम बंगाल और पुत्रा घाटी में बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। खरीफ और रबी से संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा ठीक नहीं है? तो मुख्य रूप में इसमें सही उत्तर हो गया ए नंबर। खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और वसंत ऋतु के अंत में फसल कट जाती है। इसमें वसंत ऋतु नहीं होगा, शरद ऋतु में यह फसल कट जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया ए नंबर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न संख्या 102। विश्व में सबसे बड़ा गरान वन यानी मैंग्रोव वन कहाँ स्थापित है? तो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान या ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसल उगाई जाती थी? सही बात है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। खरीफ फसल 103 का सी नंबर खरीफ फसल होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो साफ़ मौसम होने पर हमें ज़्यादा ठंड महसूस होता है, क्योंकि साफ़ मौसम में हवाएं चलने लगती है। आगे प्रश्न की तरफ देखते हैं। 105 नंबर, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? और सही उत्तर हो गया जलोढ़ नहीं, कपास की काली मिट्टी। कपास की काली मिट्टी जिसमें कॉटन की खेती की जाती है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? इस दिए गए ऑप्शन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश सही हो गया। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं 3 देश से मिलती हैं। वह 3 देश हैं भूटान, चीन और म्यांमार। इसके साथ साथ कुछ अन्य देश भी हैं जिसमें पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है तथा सिक्किम, नेपाल, चीन और भूटान की सीमाओं को छूती है। निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसे के लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो मुख्य रूप से पानी की आवश्यकता चावल की फसल को उपजाने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? तो सही मिलान सिर्फ ए नंबर है, रेशम उत्पादन। रेशम अनुसंधान स्थान बेंगलुरु में स्थित है। इसमें कुछ प्रमुख बातों पर ध्यान देते हैं। रेशम अनुसंधान स्थान बेंगलुरु में, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में, सकरा अनुसंधान कानपुर में है, चावल के लिए कटक में स्थित किया गया है, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में है। इन सब बातों पर भी विशेष ध्यान देते रहेंगे। मैं फिर से इसे रिपीट करना चाहता हूँ। रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में, सकरा अनुसंधान कानपुर में, चावल के लिए कटक और केंद्रीय गन्ना के लिए कोयम्बटूर। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो इसके अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं इस सेट का सबसे अंतिम प्रश्न, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि? बहुत ही आसान प्रश्न है। यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। देखिए इस सेट को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मतलब है, यह एक रैपिड फायर सेट है। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने काम करते रहें और वीडियो चालू करके छोड़ दें। वीडियो में अगर बहुत जल्दी बोला गया है तो इसके आवाज़ को वीडियो को स्लो बैक करके आप प्ले कर सकते हैं, और अगर जल्दी से ख़त्म करना चाहते हैं तो फास्ट फॉरवर्ड करके भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं।